देहरादून में प्रेस वार्ता में सीएम धामी का बड़ा ऐलान, कहा अगले साल सशक्त भू कानून लाएगी सरकार। 2017 के भूमि खरीद कानून की होगी समीक्षा। उत्तराखंड में 4 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ का आगाज। 3.5 लाख खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। समूह गा के 196 पदों पर निकली भर्ती। 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। अल्मोड़ा से देहरादून के बीच शुरू होगी हेली सेवा। 3 अक्टूबर से होगा शुभारंभ। इसके साथ ही राजधानी दून पहुंचने में लगेगा कम समय। महंगाई छू रही आसमान। दाल रोटी खाना भी नहीं है आसान। खाद्य तेलों के दामों में भारी उछाल। बढ़े हुए दाम से पहले से लोग परेशान। और भारी बारिश से टिहरी चमोली में नदियों का जलस्तर बढ़ा। बद्री हाईवे चटवा पीपल में हुआ बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने राज्य की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य नंबर 1 है। उन्होंने कहा इसके साथ ही राज्य सरकार ने बेरोजगारी दर कम करते हुए अब तक 17,000 पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां कराई हैं। इसके साथ ही उन्होंने सख्त भू कानून के संदर्भ में कहा कि अगले बजट सत्र तक इसको लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने 2017 के समय भूमि खरीद पर हटी पाबंदियों पर भी कहा कि क्योंकि ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं कि पर्यटन व्यवसाय हेतु खरीदी गई भूमि का उन उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही यूसीसी लागू करने को लेकर उन्होंने कहा कि समिति द्वारा उसमें कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं, उसके बाद जल्द इसे लागू किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही आपने ऐसा प्रश्न पूछा। हम लोगों ने ये 9 नवंबर उसकी सीमा तय की हुई थी, लेकिन अभी हमारे जो इस पर काम करने वाले लोग हैं, श्री शत्रुघ्न सिंह जी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उसमें बहुत सारे अधिकारीगण हैं और यूसीसी कमेटी के श्री मनु गौड़ जी, श्री सुरेखा जी और हमारे अन्य सदस्य भी, सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और सरकारी जो टीम लगी हुई है उनके साथ वह भी लगी है। प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी, वैसे तो 9 नवंबर नहीं, संशय की बात नहीं है। ये है कि वो इतने प्रावधान उसमें करने पड़ रहे हैं और ये कमेटी के, वैसे तो उन्होंने हमको कहा था कि हम 9 नवंबर तक कर देंगे। अभी ताज़ा अपडेट, चूँकि दोबारा एक हमारी अभी इसके लिए समीक्षा बैठक हर महीने हो रही है, तो इस महीने की बैठक अभी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में होगी, तो उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। तो यह भी संज्ञान में आया है कि 2017 में जो इस कानून में जो बदलाव किए गए थे उसके जो परिणाम हैं वह भी बहुत सकारात्मक नहीं आए। जो पहले क्या था कि शासन स्तर पर उसकी अनुमति दी जाती थी, वो अनुमति जिलाधिकारियों को दे दी गई और उस जिला जो 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो खत्म कर दी गई थी। ऐसे जो प्रावधान हैं इनकी भी समीक्षा करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी देहरादून में 9वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 27 से 29 सितंबर को सिल्वर सिटी राजपुर रोड तुलाज इंस्टीट्यूट में इसका आयोजन होने जा रहा है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कई फिल्मी सितारों, फिल्म डायरेक्टर, सिंगर आदि से उत्तराखंड के लोग रूबरू होंगे। 3 दिनों में लगभग 80 से अधिक शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक, एल्बम आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में टैलेंट हंट भी रखा गया है, जिसमें करीब 200 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही देश भर के डायरेक्टर्स समेत बॉलीवुड एक्टर्स भी इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं इस फिल्म फेस्टिवल में विभिन्न कंपनियों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए हैं। देश के जाने माने मसाला ब्रांड गोल्डी मसाले ने गिफ्ट पार्टनर की इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी जो मैं यहाँ देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी बनाई, वैसे तो मैंने काफ़ी सारी डायरेक्ट की है, बट एक मेरी डायरेक्ट की हुई शॉर्ट फिल्म है माँ पीड़ा की तरंगे, वो नॉमिनेट हुई है। तो 29 को वो स्क्रीनिंग होने वाली है उसकी 1 बजे के आसपास। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देहरादून में आई हुई हूँ
और उसमें बेसिकली मैंने पेरेंट्स और बच्चों के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर बनाया है। इसका मोटो ये है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे माँ बाप बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, पर उन्हीं माँ बाप को बड़े होने के बाद उन्हीं माँ बाप को जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप उन्हें उतना सपोर्ट नहीं करते। तो इसी मोटिव को लेके मैंने ये बनाई है। तो उसी की स्क्रीनिंग के लिए मैं आई हुई हूँ यहाँ पर। और साथ ही मेरी एक वेब सीरीज़ भी मिशन कंप्लीट है जो कि डायरेक्टेड बाय शिवा दादू है, जो अभी 2-3 दिन में हमारी OTT पर हंगामा या MX प्लेयर इन दोनों पर हमारी रिलीज़ होने वाली है। तो वो भी आप बहुत जल्दी OTT पर देखेंगे, जिसमें मैंने लीड रोल किया है। मैं एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव रहा हूँ, टर्न्ड एक्टर। ये मेरी चौथी या पांचवी फिल्म होगी। मैं एक एड मॉडल भी हूँ, प्रमोशन एक्टिविटीज़ में भी हूँ नए नए वेंचर्स के लिए, और मूवीज़ में एज एंड व्हेन मिलता है। तो अभी जैसे मैं धुआं में काम कर रहा हूँ, काफ़ी की रोल है इसमें, और ये आज के नौजवानों के बेसिस पे बना हुआ है कि वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ है, दिमाग में कुछ चल रहा है, जो करते हैं वो समझते हैं कि यही ट्रेंड है, यही फ्यूचर है। तो उसकी एक छोटा सा गाइडलाइन, एक गाइडेंस है ये मूवी उन लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए और नौजवानों के लिए भी, कि कैसे ये मार्गदर्शन करता है एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को, सारे लोगों से मेरी प्रार्थना है, मेरी गुजारिश है कि इस पिक्चर को देखें। ये संडे को 29 4 बजे। मैं फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, रेडियो, थिएटर से पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने लगभग 100 बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें बॉलीवुड की फिल्में, एल्बम्स और शॉर्ट फिल्म्स और सीरियल्स किए हैं। अभी मैं इस फेस्टिवल में आया हूँ। मैं पिछले 5 साल से इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता हूँ। मेरी हर साल एक फ़िल्म आती है। एक बार फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। अभी लास्ट ईयर मेरे को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर कानून अंधा नहीं होता में मिला था। तो इस तरह से काफ़ी हस्तक्षेप रहा है। ये हमारा 9th देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 27 से 29 सिल्वर सिटी और तुलाज में होने जा रहा है, जिसमें हमारे मुंबई से डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, जिसमें राजेश शर्मा जी, पंकज बेरी जी, के रहना जी, दीपक केजरीवाल जी, और भी बहुत बड़े कलाकार यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आदिल हुसैन जी, और जहाँ पे वो अपनी फिल्म्स के बारे में बातचीत करेंगे पब्लिक के साथ, और एंट्री इसकी बिल्कुल फ्री है। आप आइए और फिल्म्स को एंजॉय कीजिए। राजधानी देहरादून में फिर एक बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस बार ये 9वां फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड के युवा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें वे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। इसके साथ ही बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स, देश भर के डायरेक्टर भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके खास कार्यक्रम जिसमें टैलेंट हंट है, उसमें 200 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। उम्मीद है कि इस फिल्म फेस्टिवल से कुछ बेहतर निकल कर आएगा, जिससे उत्तराखंड के युवा जो इसमें रुचि रखते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे एक मार्गदर्शन मिलेगा, और कहीं ना कहीं उनका रुझान और इसमें बेहतर हो सकेगा। मैं शिवम कोटनाला अपने कैमरा जर्नलिस्ट लेक अहमद के साथ के न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से। अब रुक करेंगे अगले अहम खबर का। आपको बता दें देहरादून से यह अहम खबर, जहां हिंदू संगठन का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। घंटाघर पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर हुआ था विवाद, जहां 2 पक्ष रेलवे स्टेशन पर आए थे आमने सामने। मामले में पुलिस ने विकास वर्मा को गिरफ्तार किया था। वहीं नाराज हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए भू कानून लाने का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में अब बाहरी लोगों के लिए एक से ज्यादा जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। साथ ही प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए कानून का उल्लंघन जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी जमीन सरकार में निहित की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री ने बताया कि लंबे समय से प्रदेश में भू कानून की मांग चली आ रही है, जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के बाहर के लोग उत्तराखंड में नगर निकाय की सीमा से बाहर 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि कई लोगों ने इस कानून का उल्लंघन भी किया है, जिनके खिलाफ सरकार अब कार्रवाई करने जा रही है। ऐसे लोगों की जमीन सरकार में निहित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड का स्वरूप बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। राज्य में निवेश करने के लिए जो लोग आना चाहते हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोग जो भूमाफियाओं या राज्य के बाहर से आकर जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई
की जाएगी। प्रदेश में अगर बड़े पैमाने पर राजस्व विभाग और प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है तो बड़े पैमाने पर सरकार के पास जमीन का लैंड बैंक बनेगा। सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो हमने फैसले भी लिए हैं, चुनौतीपूर्ण मामले हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल देर रात आपको बता दें देहरादून के रेलवे स्टेशन पर जमकर बवाल हो गया। दरअसल दूसरे समुदाय की किशोरी से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने जमकर पीट दिया। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को बेकाबू आपको बता दें स्थिति काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। इस घटना में पुलिस की गाड़ी समेत कुछ निजी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात के द्वारा समुदाय विशेष की सूचना कुछ अराजक तत्वों को दी गई, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। वहीं रेलवे स्टेशन में देर रात हुए पथराव मामले में पुलिस ने बजरंग दल के नेता विकास वर्मा को गिरफ्तार किया है। वहीं विकास वर्मा की अरेस्टिंग के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करने के साथ ही घंटाघर को जाम कर दिया। वहीं राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। आलम यह है कि राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन पर ही दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। रेलवे स्टेशन में देर रात तक पथराव होने से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं इस बवाल से भारी नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक किसी अज्ञात के द्वारा समुदाय विशेष की सूचना कुछ अराजक तत्वों को दी गई, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया और पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल के नेता विकास वर्मा को गिरफ्तार किया है। वहीं विकास वर्मा की गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कराने के साथ ही घंटाघर को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी
और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहाँ पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहाँ पर पहुँच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। एक योजनाबद्ध तरीके से जिहाद की आंधी आई है, पर कांग्रेस की सरकार हिमाचल में होने के बावजूद भी वहां पर हिंदू आज सुरक्षित महसूस कर रहा है और उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी हिंदू संगठनों को योजनाबद्ध तरीके से जो है साजिश के तहत उन पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कल एक घटना होती है कि एक घटना में पुलिस प्रशासन के ऊपर जिहादी भीड़ पथराव करती है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ती है, पुलिस की गाड़ियां जलाती है, पुलिस की वर्दी फाड़ती है। बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके बचाव में आते हैं और उनके जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे उनके ऊपर जवाबी पथराव करते हैं। पर जिहादियों के हाथ बिका हुआ, मुस्लिम सेवा दल के हाथ बिका हुआ और ओवैसी के हाथ बिका हुआ एसएसपी कठपुतली बनकर जिहादियों की। देखिए, आज उत्तराखंड प्रदेश में कानून व्यवस्था चीज की नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कानून व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पे आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वही ज्यादा मामलों में, दुष्कर्म के मामलों में पकड़े जा रहे हैं, आपराधिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो ये सत्ता का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो हम लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं इनके मुद्दों पर हम लोग प्राथमिकता के साथ अपनी बात को उठा रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, पूरी तरह से चरमरा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी कानून का रखरखाव करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उल्टा चश्मा लगा रखा है। कांग्रेस पार्टी जो है, जब से उत्तराखंड में हमारी सरकार पिछले टर्म में भी और अब भी कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में हमारी सरकार ने बहुत बेहतरी से काम किया है और लगातार शासन प्रशासन अपने अधिकारियों को लेके हर जगह पे सजग है। हर मुद्दा हमारे लिए संवेदनशील है और हमारे अधिकारी बहुत बेटर काम कर रहे हैं। कहीं पे अगर कोई कमियां हैं तो उसको और दुरुस्त किया जाए। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार लगातार कानून व्यवस्था में सुधार की समीक्षा कर रही है, साथ ही कानून को भी सख्त किया जा रहा है। बता दें कि राज्य दंगारोधी विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। कि कानून का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि लोग कानून में रह करके, कानून के दायरे में रहकर काम करें। लेकिन जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर वो राज्य में कहीं भी अपराध करने की कोशिश करेंगे, इस ढंग के उपद्रव करने की कोशिश करेंगे, तो उनको सरकार बिल्कुल किसी किस्म की छूट नहीं देगी, बल्कि जो कानून सम्मत तरीका है उसके आधार पर उनको उसके लिए दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं इतना ही कहूँगा कि हम अक्सर ड्यूटी में रहने वाले पुलिस और उनके कर्मचारियों पे बात करते हैं। हकीकत यह है कि सरकार ने खुद लॉ एंड ऑर्डर को कमजोर किया है, पंगु किया है और उसके उदाहरण है अंकिता। वीआईपी आज भी बचा हुआ है, पुलकितारिया बीजेपी, मंगलौर के मंडल अध्यक्ष हाकम सिंह, संतरेसा में 14 साल की बेटी का बलात्कार और हत्या, मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी का सेल का सदस्य, चंपावत के जिला इनके मंडल अध्यक्ष जमानत में, सल्ट के इनके मंडल अध्यक्ष रेप के केस में जमानत में, दुख संघ के चेयरमैन 2 दिन पहले पकड़े गए हैं और आज भी वो पद पे बने हुए हैं। जेल में जाने के बाद भी उनको उनके पद से नहीं हटाया गया है। तो ये चंद एक ऐसे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जिसमें ये स्पष्ट होता है कि जितने भी बड़े केसेस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के पदाधिकारी और बड़े जो उनके सदस्य हैं उनके हाथ आ रहे हैं। तो सरकार ने खुद ऐसे हालात पैदा कर रखे कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनकी
रूट से 100 मीटर की दूरी पे एक ज्वेलरी शॉप में डकैती होती है और पीठ थपथपाई जाती है कि डकैत पकड़ लिए, लेकिन आज तक माल बरामदगी नहीं हुई है। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जिस देवभूमि को सबसे शांत माना जाता था, वहां आए दिन हंगामे, लूट, चोरी, डकैती और महिला अपराधों के मामले बढ़ना बेहद चिंता की बात है। वहीं सरकार कड़ी कानून बनाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। सवाल ये है कि आखिर कौन है जो प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? आखिर क्यों आपराधिक घटनाओं पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक कर देंगे अगली खबर का। नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में झील में उतराता 100 मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नाव चालक व स्थानीय लोगों की मदद से 100 को झील से बाहर निकालकर मृतक की तलाशी आपको बता दें मृतक की तलाशी ली। मृतक के पास से किसी तरह के कोई दस्तावेज या मोबाइल न मिलने से 100 की शिनाख्त नहीं हो पाई। एसओ तल्लीताल रमेश बोरा ने बताया कि फिलहाल 100 की शिनाख्त कराई जा रही है। 100 की शिनाख्त करने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल के तल्लीताल में राहगीरों को अधेड़ का शव नैनी झील में उतराता दिखा था। कुछ समय पहले ये डांट में झील में एक डेड बॉडी मिली है, इसको बाहर निकाला गया है और अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। अपने ज़िले के और संबंधित ज़िले के आसपास के ज़िलों में हम सूचना करवा रहे हैं, कहीं से कोई गुमशुदगी हो तो उसकी हम जानकारी कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर भी हम लोगों से पूछताछ करके इस व्यक्ति का पता लगाने के प्रयास कर रहे हैं। अब पहचान करा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र में कंपनी में काम करने वाले श्रमिक की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ पुलिस ने मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दी और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं कंपनी में काम करने वाले अन्य श्रमिकों का आरोप है कि इस कंपनी में काम करने वाले किसी भी श्रमिक को अगर चोट लगती है तो उसे अपनी जेब से पैसे खर्च कर इलाज कराना पड़ता है। इसी के साथ उनका आरोप यह भी है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद उस जगह से कैमरे भी हटा दिए गए और घटना की जगह से ब्लड भी साफ कर दिया गया। उन्होंने सीधा आरोप कंपनी के सुपरवाइजर और अन्य लोगों पर लगाया। वहीं उन्होंने कंपनी द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की भी बात कही। सर मैं वहीं पे काम कर रहा था सत्यम के साथ में, तो मैं 1 मिनट के लिए बस उसके दौर से गया था और इतने में मैंने वापसी में आके देखा उसने मेरा नाम लिया, पुकारा मुझे कि दीपक मुझे बचा ले और निकाल ले। मैं उसके पास पहुंचा तो वो फंसा हुआ था उसमें। सर उसके बाद निकालने के बाद वो थोड़ी देर उसने सांस ली, उसके बाद उसको बीचे लग गई। जैसे कि बाहर तक लाए वो बोल नहीं रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, ख़त्म हो गया था, ऐसा ही लग रहा था मुझे तो। बस फिर उसके बाद HR आए, HR ने कहा कि गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। दो तीन जगह दिखाया था, फिर उसके बाद यहाँ पे लिया है सरकारी हॉस्पिटल में क्या एडमिट करो। बस फिर उसके बाद कुछ नहीं, बोल रहे थे वो पोस्टमार्टम के लिए। मैंने उनसे ये कह दिया कि घर के आएंगे वो बताएंगे। सर ये पूरा मामला ये है, पहली बात तो इस कंपनी में ये बात है, बीमार्क इंडिया लिमिटेड धनौरी, इसमें सबसे पहली बात तो है किसी अगर हेल्पर के या वर्कर के चोट लग जाती है तो वो अपने पास ही पैसा खर्च करता है। और वहाँ पे इसके साथ ऐसा हादसा हुआ, मेरे साल भर इस कंपनी में हो चुका है, मेरे साथ भी हुआ था। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है सर, इसके साथ हादसा हुआ रात ये मशीन में। और ये कैमरे भी थे वहाँ पे लगे हुए, कैमरा भी वहाँ पे कुछ नहीं है, मैं जाकर देख आया था। और जिन आज वहाँ जो ब्लड उलट था वो कुछ नहीं है। इसमें कंपनी का ही कुछ ना कुछ झोल है जो ये कैमरे पे हमने सभी सबूत इन्होंने मिटा चुके। आपको कैसे जानकारी मिली कि इनके साथ हादसा हुआ? सर मैं रूम पे था, मेरे को इन्हें फ़ोन करा दीपक ने, मैंने ऐसा इसके साथ ये कांड हो गया, जल्दी आ जा। जी तो क्या मानते हैं कि किसी दूसरे कर्मचारी के द्वारा कोई लापरवाही जी जो कोई हादसा है? जी जो उस लाइन पे काम कर रहे थे बंदे वे भी कुछ नहीं बता रहे और ना ही सुपरवाइजर बता रहा कुछ, ना प्लांट हेड बता रहा कुछ, कोई कुछ नहीं बता रहा। 3 बंदे और थे उस लाइन पे। तो खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।